हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी ऑफ एंजाइम। स्टडी ऑफ एंजाइम को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एंजाइम को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। ठीक है, अब क्या होता है एंजाइमोलॉजी, इस पे हमने डिस्कस करना है। देखिए, एंजाइम पे सबसे ज़्यादा काम किया है विलियम कोहने ने। 1878 में एंजाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, कहा जाता है कि विलियम कोहने ने टर्म एंजाइम भी दिया है। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर कोलाइडल प्रोटीन्स। एंजाइम्स कोलाइडल प्रोटीन्स हैं जिनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है। दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं, वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड होते हैं जो लवर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, उन्हें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो बुकनर एक साइंटिस्ट था। बुकनर को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा था। 1897 में इसे ऑनर किया था नोबेल प्राइज़ फॉर आइसोलेटिंग एन एंजाइम। इन्होंने एक एंजाइम को आइसोलेट किया था। एंजाइम का नाम था जाइमेस। तो किस एंजाइम को इन्होंने आइसोलेट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुकनर ने जाइमेस एंजाइम को आइसोलेट किया था। और किस से आइसोलेट किया था? ईस्ट से। अब कौन सी ईस्ट है, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। सकेरियोमाइसीस सर्विसी से, क्या सकेरियोमाइसीस सर्विसी से इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ समनर एक और साइंटिस्ट था। समनर ने कैटलाइज किया फर्स्ट एंजाइम यूरेस को। फर्स्ट एंजाइम यूरेस को फ्रॉम जैक बीन्स। जैक बीन्स क्या है? कैनावेलिया। कैनावेलिया से इन्होंने यूरेस एंजाइम को आइसोलेट किया। तो तीन नाम आपने याद रखने हैं। एक आ गया कोहने, KUHNE, जिन्होंने एंजाइम टर्म को दिया। उसके बाद आपने याद रखना है बुकनर। बुकनर ने जाइमेस एंजाइम को खोजा था ईस्ट से। और थर्ड आपने याद रखना है समनर। ठीक है ना? तो समनर ने क्या किया था? पहली बार इन्होंने यूरेस एंजाइम को कैटलाइज किया था, मतलब आइसोलेट किया था जैक बीन से। ठीक है ना? तो एक टर्म आता है हमारे यहाँ पे कि हमने पहले ही आपको बताया कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर कोलाइडल प्रोटीन्स। मतलब एंजाइम्स किसके बने हैं भाई? ये प्रोटीन्स के बने हैं और कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें। तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ की कोलाइडल प्रोटीन्स हैं ये, और लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो अब सवाल आता है कि भाई एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? तो अब हमारा टॉपिक है दैट इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स और कैटलिस्ट के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है? पहला, दोनों कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने याद रखना है कि दोनों, बोथ एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, दे रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब भी रिएक्शन होता है तो उस टाइम ये अनचेंज रहते हैं। दूसरी बात, दोनों जो हैं वो माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। थर्ड, ये किसी भी किस्म के रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड्स होते हैं। ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं एंजाइम्स की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, यानी कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम का नेचर जो है वो RNA नेचर है। बाकी सारी की सारी एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर की होती हैं। वेयर कैटलिस्ट जो है वो मिनरल्स है। एक डायग्राम है, एक ये ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने एक एक्स एक्सिस लिया है और एक वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे हमने फ्री एनर्जी को लिया है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट था। इस रिएक्टेंट को विदाउट एंजाइम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करना पड़ता था। ये एपेक्स वैल्यू थी। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। ये तो था इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है ना? ये क्या था? इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत मैक्सिमम था। अब क्या हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रेशोल्ड वैल्यू में डिक्रीज आई, थ्रेशोल्ड वैल्यू में गिरावट आई। मैक्सिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जो कि रिएक्टेंट को ज़रूरत पड़ती थी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। जब एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होती थी तो वहाँ पे एक वैल्यू आ जाती थी जिसको हम बोलते थे थ्रेशोल्ड वैल्यू। लेकिन अब हमने एंजाइम दिया। एंजाइम ने क्या किया? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया। ठीक है? तो ये डायग्राम आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के पास क्या है? दे हैव स्पेसिफिक रिएक्शंस विच कैटलाइज, जो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं।
नेक्स्ट, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर को लेके। वेयर एज अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट जो है वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, मतलब कैटलिस्ट जो है वो लेस सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर में। एंजाइम जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो नॉमेनक्लेचर में अब सबसे पहली बात, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एंजाइम, हम नाम क्या रखेंगे एंजाइम्स को और उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, इस चीज़ पे हमने डिस्कस करनी है। देखिए, एंजाइम जो हैं हैव बीन नेम्ड बाय एडिंग सुफिक्स ASE। ये तो पूरा, अगर जिसके लास्ट पे ASE होगा, जिसकी सुफिक्स में एस होगा, ASE, तो वो एंजाइम है ना। और सबस्ट्रेट पे अगर एक्ट करेगा, देखिए जैसे यूरेस, UREASE, क्या UREASE, ये क्या है? यूरेस। यूरेस सबस्ट्रेट क्या है इसका? यूरिया, ये यूरिया पे एक्ट करेगा। ऐसे प्रोटीएस जो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, सुक्रेस जो सुक्रोस पे एक्ट करेगा, लैक्टेस जो लैक्टोस को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। तो ये वो एंजाइम हैं जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, तो उसी के नाम से इनका नाम आ गया ASE लगा के। दूसरा, दे हैव बीन नेम्ड एज पर रिएक्शन दे अंडरगो। अब एंजाइम किस किस्म की रिएक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे हम एंजाइम को नाम रखेंगे। जैसे वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेस कहेंगे, वो एंजाइम जो रिडक्शन करेंगे उन्हें हम रिडक्टेस कहेंगे, वो एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे उसे हम डीकार्बोक्सिलेज कहेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है उसके बेसिस पे भी हम इनका नॉमेनक्लेचर देते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम जो है उन्हें हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स बाय विच दे आर ऑब्टेन्ड, मतलब उनका ओरिजिन, उनका सोर्स, जहां से सोर्स निकला वहीं से उनका नाम दे दिया। जैसे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल से निकला हमारा ब्रोमेलियन। ऐसे पपाया, पपाया से निकला पेपेन, ठीक है। कुछ एंजाइम जो हैं जो पास्ट में उनकी कोई इंडिकेशन नहीं थी सबस्ट्रेट से, लेकिन वो किस किस्म की रिएक्शन कर रहे थे उसी हिसाब से उनका नाम पड़ा। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टैलियन एटसेट्रा। ये कुछ नाम है, ये कुछ प्रिमिटिव नाम्स हैं, जो एंशिएंट नेम्स हैं जो हम एंजाइम्स को देते थे। लेकिन उसके बाद ICN, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर। ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर है, ये क्या करता है? इट मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है एंड फैसिलिटेट साइंटिफिक कम्युनिकेशन। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू IUB। अब ये IUB क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। IUB के हिसाब से 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की। कितनी? 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की और 13 to 14 सब क्लासेस है। अब हमने इन्हीं क्लासेस को पढ़ना है कि 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली क्लास आती है क्लास 1। क्लास 1 क्या है हमारे पास? क्लास 1 आती है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस क्या होते हैं? वो एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं, जो कैटलाइज ऑक्सीडेशन भी करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, उससे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन को ऐड करना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ऑफ ए सबस्ट्रेट। इसमें एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेस में साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, उसके बाद दूसरे एग्जांपल सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस। ये एग्जांपल आती है हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेस की, ठीक है ना। तो ऑक्सीडो रिडक्टेस में 2 तरह के एंजाइम आएंगे जो ऑक्सीडेशन भी करेंगे और रिडक्शन भी करेंगे, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, सक्सेनेट, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस। दूसरा आता है हमारा ट्रांसफरेस। ट्रांसफरेस क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। द केमिकल ग्रुप ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट इन अ फ्री स्टेट, है ना। जो केमिकल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर होगा वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होगा। जैसे ये AB+C, हमारे पास कोई AB है जो कि कंजुगेट है, प्लस है इसमें C, तो जब इसमें रिएक्शन कराए एंजाइम की मदद से तो ये आ जाएगा A, इस A को अलग, B जो है वो C के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसमें एग्जांपल ट्रांस एमाइनेस, हेक्सोकाइनेस इसके एग्जांपल है। थर्ड क्लास आते हैं हमारे पास हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस क्या करते हैं? ये वो एंजाइम्स हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर वंस में।
है ना, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होगा। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोलेस मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलेस एंजाइम क्या है, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेस। तो देखिए हाइड्रोलेस एंजाइम की मदद से ये कंपाउंड्स ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो 3 क्लासेस समझ आई आपको, ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेस और हाइड्रोलेस। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज लाइस, है ना। लाइसिस क्या है, अब देखिए हमने पढ़ा था हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस क्या करते हैं, जो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते थे या कैटेलाइज करते थे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या करेंगे, ये कैटेलाइज या ब्रेक करेंगे बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हुआ है। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, डी कार्बोक्सिलेस, फ्यूमिरेस, एल्डोलेस, है ना। डी कार्बोक्सिलेस, फ्यूमिरेस ये हमारे TCA साइकिल के एंजाइम्स हैं। एल्डोलेस बता सकते हो आप, एल्डोलेस कहाँ पे, आपने C3 साइकिल में भी पढ़ा है एल्डोलेस को, आपने ग्लाइकोलिसिस में भी एल्डोलेस को पढ़ा है। तो ये दोनों जो हैं ये लाइस कैटेगरी में। फिर आता है लाइगेसिस। लाइगेसिस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल होगा। किसका होगा इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास ये कोई, हमारे पास 2 सबस्ट्रेट है, ये 2 सबस्ट्रेट जो है किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये एंजाइम की मदद से होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कार्बोक्सिलेस आपने याद रखना है, सिंथेटेस आपने याद रखनी है। कार्बोक्सिलेस, सिंथेटेस लाइगेस के एग्जांपल्स हैं। नो नेक्स्ट आता है हमारा आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं, दीज एंजाइम कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म आइसोमर्स। ये आइसोमर्स बनाएंगे, जैसे म्यूटेस, आइसोमरेस, ये एंजाइम इसमें काम आते हैं। नो अब आता है हमारा टॉपिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। भाई एंजाइम्स के क्या करेक्टर हो सकते हैं। पहला करेक्टर, ये होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के, ठीक है, एक्सेप्ट RNA एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट RNA एंजाइम्स, है ना। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड टू मेक एंजाइम्स आर 50। मतलब कम से कम आपके पास 50 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए तो ताकि वो एंजाइम्स बनाएं। प्रोटीन के लिए कितने होने चाहिए, 100, पढ़ा है हमने प्रोटीन के केस में। उसके बाद दूसरी बात, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। सो एज दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स और इन कोलाइडल फॉर्म, और ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, ये क्रिस्टल्स और कोलाइडल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हमने बताया था आपको कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी मैक्सिमम होती है, और इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम आ जाती है, ठीक है ना। तो क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट, द रिमेनिंग अनचेंज इन द एंड, दे रिमेन अनचेंज इन द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम फिर इसमें कोई रोल नहीं रहता। दे डू नॉट इनिशिएट केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर सकता है। नो नेक्स्ट आता है, दे वर्क एट स्पेसिफिक pH। एंजाइम जो है ये कुछ स्पेसिफिक pH पे वर्क करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन जिसका pH 8.0 चाहिए, जैसे पेप्सिन pH 2.0, है ना। जैसे ट्रिप्सिन जो है वो इसका थोड़ा एल्कलाइन नेचर होना चाहिए, पेप्सिन का थोड़ा एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, है ना। दे कैरी रिवर्सिबल रिएक्शंस, मतलब अगर ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस रिवर्सिबल है, एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एंजाइम्स बन जाता है, एंजाइम अपना काम करके निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जो है यहाँ तक एंजाइम जो है वो रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, दे आर सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन स्पेसिफिक। एंजाइम जो है ये तो किसी एक पर्टिकुलर इनका सबस्ट्रेट होगा उस पर काम करेंगे, या ये स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड इन देम, अगर सिर्फ एक ही किस्म की रिएक्शन ही करेंगे तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। कब, जब ये एक ही एंजाइम पे काम करेगा। दे वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये किस पे काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 25 to 40 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करता है, ओवर द रेंज ऑफ 0 to 40 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल्ड रिएक्शंस ऑलमोस्ट डबल्स फॉर एवरी रेज। क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ऑलमोस्ट वो डबल हो जाता है एवरी रेज पे ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमारे पास
Q10 है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। समझ आई आपको? फिर नेक्स्ट क्या कहता है? दे हैव हाई टर्न ओवर नंबर। एंजाइम्स का टर्न ओवर नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विच एंजाइम्स विल चेंज पर मिनट इट डिपेंड्स अपॉन। कहते हैं कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम पर मिनट में चेंज करता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स क्या है? जैसे रुबिस्को की एक्टिव साइट्स पे ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी है और डीकार्बोक्सिलेस एक्टिविटी भी है। ऑक्सीजनेशन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकता है, यानी कि उसका ड्यूअल नेचर है। फिर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन क्या है? उसके बाद रेट ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, कि रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उस चीज़ पे भी ये निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे लोवेस्ट टर्न ओवर ऑफ द लाइसोजाइम, सबसे कम टर्नओवर किसका है? लाइसोजाइम का है। और हाईएस्ट टर्नओवर किसका है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, 3.6 × 10⁶। इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस को फास्टेस्ट एंजाइम भी बोलते हैं, लाइसोजाइम को इसके केस में आप स्लोवेस्ट एंजाइम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसको आप स्लोवेस्ट बोल सकते हो और इसको आप फास्टेस्ट बोल सकते हो। ठीक है। नाउ इसी में अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इसी में, दैट इज देयर टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स कैन बी डैमेज बाय पॉइजन एंड रेडिएशन। मतलब अगर पॉइजन और रेडिएशन आए तो पॉइजन और रेडिएशन की वजह से इनका टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे हैव स्पेसिफिक केएम वैल्यू। व्हाट इज केएम? केएम एक कांस्टेंट आता है जो मिकेलिस मेंटन ने दिया था, है ना। इनका कोई स्पेसिफिक केएम वैल्यू होता है, दैट इज इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट which chemical reactions catalyzed by enzyme attains half of its maximum velocity। मतलब जब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है तो जब वो अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जो है वो केएम वैल्यू होती है। और ये क्या होती है? ये एक इन्वर्स मेजर होती है ऑफ द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। अगर केएम स्मॉलर है द ग्रेटर ऑफ द सबस्ट्रेट एफिनिटी। अगर केएम छोटा है तो सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी। एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं वो केएम कांस्टेंट को नहीं, मतलब वो केएम वैल्यू को नहीं मानते, यानी कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को वो फॉलो नहीं करते। कौन से एंजाइम? एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट फॉलो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम एक्टिवेटर्स। क्या होते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स? इस पे अब हम चर्चा करेंगे। व्हाट आर एंजाइम्स एक्टिवेटर्स? देखिए बहुत सारे एंजाइम जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन एक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना, और उन्हें हम कहते हैं प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स को हम जाइमोजेंस भी बोलते हैं। देखिए पहले प्रो एंजाइम बनेगा, क्या बनेगा? प्रो एंजाइम, और इस प्रो एंजाइम से फिर एंजाइम बनेगा। एंजाइम इज एक्टिव फॉर्म। दे गेट एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोलिसिस। ये एक्टिवेट हो सकता है हाइड्रोलिसिस से, हैं, बाय इनहिबिटिंग फ्रेगमेंट्स विच मेक देम एक्टिव साइट्स ऑन नॉन रिएक्टिव, जैसे पिप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन आर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग इन प्रो एंजाइम फॉर्म। तो ये प्रो एंजाइम, जैसे पिप्सिनोजन है तो पिप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा, है ना। प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन से रेनिन बनेगा। कीमोट्रिप्सिनोजन है तो कीमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिनोजन बनेगा, है ना। ऐसे ही अब आता है इसी में सबसे पहले आइसोजाइम्स क्या होते हैं। देखिए आइसोजाइम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मल्टीपल मॉलिकुलर फॉर्म है ऑफ एन एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय डिफरेंट जीन्स। मुख्तलिफ जीन्स इसको बनाते हैं, ऑकरिंग ऑन द सेम ऑर्गेनिजम्स, है ना। इनका जो नंबर और स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, लेकिन इनमें सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी होती है। लगभग 100 एंजाइम ऐसे हैं जो आइसोजाइम्स हैं, जैसे LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी 5 आइसोमेरिक फॉर्म है। कितनी? 5 आइसोमेरिक फॉर्म, सेम फॉर्म। LDH1 लैक्टेट हाइड्रोजिनेस 1, lactate LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5 and spermatogenically active testis of aves and mammalian। जो अगर हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेटिकली जो एक्टिव टेस्टिस है एव्स और मैमल्स का, या कोई भी जो LDHX है वो उसमें भी कॉन्स्टेंटली देखने को मिलता है। अल्फा एमाइलेज जो वीट एंडोस्पर्म का है उसमें अल्फा एमाइलेज किस में पाया जाता है? वीट में पाया जाता है, वीट के एंडोस्पर्म में पाया जाता है। उसमें लगभग 16 आइसो एंजाइम्स हैं, है ना। ऐसे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा एंजाइम है जिसमें 4 आइसोजाइम्स हैं, है ना। समझाइए, अब तो आपको समझ में आया होगा व्हाट आर आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स के बाद दूसरा आता है हमारा कंजुगेट एंजाइम्स। देखिए व्हाट आर कंजुगेट एंजाइम्स? एंजाइम्स आर सिंपल व्हेन दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है?
सिंपल है अगर वो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, जैसे यूरेस, पेप्सिन, एमाइलेस, ट्रिप्सिन, आरएनएस, मायोसिन एटसेट्रा। वाइल कंजुगेट एंजाइम्स हैव एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट, कंजुगेट एंजाइम्स में एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ऐसे ही होलो एंजाइम जिसे कंजुगेट एंजाइम कहते हैं, तो होलो एंजाइम यानी कि कंजुगेट एंजाइम, होलो मतलब कंप्लीट एंजाइम है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है एपो एंजाइम पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है ना, एपो एंजाइम पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है, और होता है कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो कोफैक्टर को हम किस किस फॉर्म में देख सकते हैं, देखिए कोफैक्टर या को एंजाइम हो सकता है, या ये प्रोस्टैटिक ग्रुप हो सकता है, या ये इनऑर्गेनिक आयंस या एक्टिवेटर्स हो सकता है। व्हाट आर को एंजाइम्स बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो को एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो टेम्परेरली बॉन्ड होते हैं एपो एंजाइम्स के साथ, मतलब परमानेंटली बॉन्ड नहीं होंगे, ये टेम्परेरली बॉन्ड होंगे किसके साथ, एपो एंजाइम्स के साथ एट द टाइम ऑफ देयर कैटालिटिक रिएक्शन। जैसे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जैसे एनएडी निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएटी फ्लेविनाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे को एंजाइम एटसेट्रा है। ऐसे प्रोस्टैटिक ग्रुप है, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टाइटली एंड परमानेंटली बॉन्ड होते हैं एपो एंजाइम्स के साथ। दे आर रिमूव्ड इफ इट इज़ रिमूव्ड, अगर ये रिमूव किया जाएंगे एंजाइम्स गेट इनर्ट, तो प्रोस्टैटिक ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर प्रोस्टैटिक ग्रुप को हम एंजाइम से हटा लेंगे तो एंजाइम इनर्ट हो जाता है, जैसे कैटलेस, पेरोक्सिडेस, हीम, है ना। हीमोग्लोबिन में अगर हीम ही होगा, हीम हटा लेंगे हम तो काम करेगा, उसका प्रोस्टैटिक ग्रुप भी अगर हम हटा लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक आयंस, इसे हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, ये एंजाइम्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक आयंस, दीज आर बेसिकली मिनरल्स, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कंजुगेट एंजाइम्स बहुत ही सिंपल एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। लेकिन कंजुगेट एंजाइम्स को हम होलो एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, और एक कोफैक्टर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। फिर मैंने कोफैक्टर बताया आपको, ये को एंजाइम हो सकता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयंस या एक्टिवेटर्स हो सकता है। अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस के लिए एक थ्योरी आई, इस थ्योरी का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। भाई ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेट थ्योरी, है ना। किसने दी थी कॉन्टेम्पलेट थ्योरी, ईमेल फिशर ने दी थी। किसने दी थी, ईमेल फिशर ने इस थ्योरी को दिया था, है ना। देखिए इसने क्या कहा, मान लो हमारे पास ये एंजाइम है, ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर बाद में एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो ईमेल फिशर क्या कहता है, कहता है कि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है अब उसकी एक्टिविटी के लिए, एंड दैट स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट्स, है ना। और ये जब एक्टिव साइट्स होंगी दे आर फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ आर ग्रुप्स, इसमें आर ग्रुप्स होते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा 3 to 12 अमाइनो एसिड्स का, सबस्ट्रेट फिट इनटू द एक्टिव साइट्स, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट्स में फिट हो जाता है ऑफ एन एंजाइम जस्ट लाइक अ की इन ए पर्टिकुलर लॉक। मतलब एक लॉक है, एक ताला है आपके पास, एक लॉक है, उस लॉक की एक पर्टिकुलर की लगती है ना। अगर की है तो लॉक काम करेगा, अगर की नहीं है तो लॉक काम नहीं करेगा। वैसे ही सेम अगर सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट्स में फिट हो जाता है जैसे कि की है, तो एक्टिव साइट्स क्या है, एक्टिव साइट्स में लॉक की जो है वो फिक्स हो जाएगी, है ना, तो लॉक खुलेगा। तो दिस इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय ईमेल फिशर। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को कोशलैंड ने दिया था, कोशलैंड ने 1959 में इसको दिया था, है ना। इसने क्या कहा कि एक्टिव साइट्स में दो ग्रुप्स होते हैं, एक इसमें होता है बटरेसिंग ग्रुप जिसको हम सपोर्टिव ग्रुप कहते हैं, और दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। जो बटरेसिंग ग्रुप है यानी कि सपोर्टिव ग्रुप, उसकी क्या खासियत है, और कैटालिटिक ग्रुप की, जो कैटालिटिक ग्रुप कैटालिसिस करेगा, बटरेसिंग ग्रुप सपोर्टिंग है, वो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, है ना। तो एंजाइम बटरेसिंग ग्रुप जो है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है, और इस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो सबस्ट्रेट की साइट है वो टूट जाती है, वो वीक हो जाती है ना। उसका बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेस की वजह से कमज़ोर हो जाता है, और वो कैटालिटिक ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए ये एंजाइम है, इस एंजाइम की ये जो है दीज आर एक्टिव साइट्स, ये वाली साइड जो है ये एक्टिव साइड्स है, और ये बाकी सारी साइड जो है ये दीज आर बटरेसिंग साइड यानी कि सपोर्टिव साइड्स है।
तो ये सपोर्ट करेंगी, जो सपोर्टिव साइड से ये क्या करेंगी, ये सपोर्ट करेंगी, यानी कि उसी तरीके से इसको कन्फर्मेशनली अरेंज करेंगे, है ना। जैसे हमारा हाथ है, हम अपने हाथ में, आप अपने फिंगर्स में ग्लोव्स लगाएंगे, तो ग्लोव्स पूरी तरह से उसमें बटरसिंग भी होगी, क्या होगी, एक तो कैटालिटिक एक्टिविटी में फिंगर्स लग जाएंगे, है ना। तो पूरा का पूरा जो है वो आता है हमारा इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक थे, एक था लॉक एंड की, दूसरा था हमारा इंड्यूस्ड फिट। दोनों याद आपने याद रखने हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने एंजाइम्स को देखा और एंजाइम्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू।